तो हेलो स्टूडेंट, आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का जो कि इकोनॉमी का है, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारे पास चैप्टर 2 है और कंप्लीट वन शॉट वीडियो है जिसमें कि हम समझेंगे कि भाई अर्थव्यवस्था क्या होता है, अर्थव्यवस्था में किन्हीं प्रकार से जैसे संगठित क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, ठीक है, और जो सरकारी नियम है, समाज कल्याण किस तरह होता है, क्षेत्रक के बारे में पढ़ेंगे, प्रथम तृतीय द्वितीय सबके बारे में आज पढ़ेंगे हम। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं क्या कि अर्थव्यवस्था होता क्या है। अर्थव्यवस्था का मतलब को थोड़ा सा समझेंगे तब समझ में आएगा कि मतलब इस चैप्टर का अर्थ क्या कहता है। तो क्या कहता है, अर्थव्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था की बात करता है कि इसकी अर्थव्यवस्था में मतलब ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए जिससे कि जो वस्तुओं का क्या करे, सेवाओं और उत्पादन और वितरण करे। उत्पादन का मतलब होता है कि खरीद के उसको बेचना है और कम मूल्य पर भी वितरण करना है, उसे समाज कल्याण भी कहते हैं। जैसे आप राशन लेने जाते हो तो वहां पे लिखा होता है ना, न्यूनतम कीमत दर वाले यहाँ पे ना गेहूं चावल मिलता है। आप जब राशन लेने जाते हो तब की बात बता रहा हूँ। तो वहां पे समाज कल्याण के लिए जो सरकार है वो आपको न्यूनतम दाम पर आपको मुहैया करवाती है प्रोडक्ट। बात समझ में आ गया। तो आगे उपयोग का प्रबंध करती है, यह समाज के सभी आर्थिक क्रियाकलापों एक संयोजन है। आर्थिक क्रियाकलाप क्या होता है, क्योंकि हमने यहाँ पे पढ़ा कि आर्थिक क्रियाकलाप, तो आर्थिक क्रियाकलाप क्या है, ऐसे क्रियाकलाप जिनको जीवन यापन के लिए आय की जो प्राप्ति की जाती है, जिससे आर्थिक क्रियाकलाप, जैसे आपको आर्थिक मतलब पैसा होगा तो आप क्या करेंगे, आप हो सकता है कि आप अच्छे इलाज करा सकते हैं, अच्छा एजुकेशन ले सकते हैं। आपके पास पैसा होगा तो आप गाड़ी ले सकते हैं, आप साइकिल ले सकते हैं, आप मोबाइल ले सकते हैं। आर्थिक क्रियाकलाप होगा। जब पैसा बढ़ेगा तो आपकी सुविधाएं और बढ़ जाएगी, पैसा बढ़ेगा तो आपकी स्थिति में सुधार होगा। आर्थिक क्रियाकलाप के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्र बताइए क्या है। तो प्रथम क्षेत्र डाला गया। प्रथम क्षेत्र का मतलब होता है वह क्षेत्र जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हैं, जैसे कृषि, प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे गन्ना। आप एक किसान है, अगर वो कृषि जैसे गन्ने का खेती उगाता है तो गन्ने का आगे चल के द्वितीय में जाएगा, व्यापारी के लिए जाएगा, तृतीय में जाएगा, उसको चीनी बनाया जाएगा, सेवाएं दी जाएगी, प्रोडक्ट बनेगा। तो इस तरह हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है। प्राथमिक क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जहां बिल्कुल वस्तु बना ही है प्राकृतिक रूप से। जैसे जैसे आप बनाते हो गन्ना, आप गेहूं, धान चावल, कैसे धान से बनेगा चावल, ऐसा थोड़ी कि चावल में निकल जाएगा सीधा ले। तो उसके बाद आपके कभी तिल नाम सुना है, तिल, तीसी, सरसों है ना, मस्टर्ड ऑयल पहले वहां से आया होगा, तब तेल के लिए गया होगा। तो सरसों का तेल। तो इस आधार पर हमें पता चल गया कि भाई कि जो प्राथमिक क्षेत्र में कौन सा आता है, किसान वर्ग आता है। कौन सा वर्ग? किसान वर्ग। जैसे देखो आगे है, वस्तुओं तथा उत्पादन किया जाता है, इसे कृषि और सहायक क्षेत्र में भी कहा जाता है, जिसे कृषि और पशुपालन। अच्छा, मान लो पशुपालन का मतलब क्या है। जैसे आप गांव में देखा होगा कि गाय भैंस पालते हैं ना, जैसे बकरी भी पालते हैं कई लोग, भेड़ भी पालते हैं कई लोग। समझ रहे हो मेरी बात को, देखते रहना, ठीक है। भेड़िया भी पालते हैं कई लोग, भेड़िया देखे पालते हुए, यूपी में पालते हैं भेड़िया भी काफी लोग। जब हम जा रहे थे भेड़िया बहुत सारा था, मथुरा की तरफ जा रहे थे, भेड़िया भी बहुत पालते हैं लोग, है ना। अच्छा, भेड़िया का पालने का पीछे क्या कारण है, उसमें ऊन। कौन सा भेड़िया है, भेड़िया बता रहे हैं। अरे भेड़िया नहीं, भेड़ 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 भेड़, अरे सॉरी, भेड़ सॉरी, मैं भेड़िया बोल रहा हूँ। अरे यार सॉरी यार, वो भेड़ था, सिप कहते हैं उसको ना, भेड़ ही होता है ना। अरे हाँ, वो मेरे को भेड़िया, वो तो भेड़िया तो गीदड़ हो जाएगा जैसे, है ना। अरे वो तो गड़बड़ हो जाएगा यार। हाँ, पशुपालन, खनन आदि। खनन का मतलब होता है कि तुम देखोगे ना, तुम माइनिंग किया जाता है, जैसे आप कोयले वोयले को खदानों में देखोगे, जैसे निकाला जाता है ना, झारखंड में, आंध्र प्रदेश में, है ना, खनन। अच्छा, चंदन का लकड़ी पुष्पा ने किया, वो भी एक खनन है या नहीं है? वो भी खनन है, क्योंकि वो प्राकृतिक रूप से पेड़ों को काट रहा है वो, है ना, तो खनन है। अब कौन से जंगल में मिलेगा, तू जाके देख फिल्म को, कौन से जंगल में मिलेगा भाई। अगला है द्वितीय क्षेत्र क्या है।
वह क्षेत्र जिसमें प्राथमिक क्षेत्र को प्राप्त वस्तुओं को लेकर एक नई वस्तुओं को विनिर्माण के लिए जाता है, द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है। जैसे औद्योगिक क्षेत्र में निर्माण के लिए कोई क्षेत्र में आया है, जैसे उदाहरण के लिए सुई से धागा बन गया, और गन्ने से रस से चीनी बनाना, और लकड़ी से कुर्सी बनाना, ये आता है द्वितीय क्षेत्र में। जैसे मैंने बताया ना, रुई से क्या है, धागा बनाना। रुई का मतलब छोटे छोटे कपास होता है ना, उससे धागा बन गया। अब धागे से कपड़ा बनेगा, कपड़ा से जाके अगर ये बनेगा, ये जैकेट बन सकता है, कुछ भी बन सकता है इससे। उसके बाद अगर हम देखेंगे क्या, तो गन्ने के रस से क्या बन जाएगा, चीनी बन जाएगा। लकड़ी के कुर्सी से क्या बनेगा, सॉरी लकड़ी से क्या बन सकता है, कुर्सी, मेज, बेड वेड सब चीज बन जाएगा। उसको कहते हैं द्वितीयक क्षेत्र। क्या बोलेंगे। अब तृतीय क्षेत्र क्या होता है। तृतीय क्षेत्र वो क्षेत्र जिसमें द्वितीय क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र दोनों उत्पादन गतिविधियों में सहायता करता है, उस सेवा को क्षेत्र को क्या कहते हैं, द्वितीय क्षेत्र। जैसे बैंकिंग, परिवहन। अच्छा, बैंकिंग कैसे होता है थोड़ा ध्यान में रखो। जैसे मान लो कि कोई पैसा वैसा है, इकट्ठा करना है, अब इकट्ठा हो गया पैसा, अब उस पैसे को इस्तेमाल करेंगे कहाँ, बैंक में जाके जमा करेंगे, तो हमें जमा करता है, तो उसके बदले में हमें बैंक हमें इंटरेस्ट देता है ना, इंटरेस्ट मतलब ब्याज देता है। इस आधार पे परिवहन, मान लो कि लोहा है, अब लोहा है उसमें, अब लोहा कहाँ से आएगा, जब वो खनन नहीं करेगा मिट्टी, जैसे लोहा वहीं से आएगा ना प्राथमिक क्षेत्र से, फिर लोहा आएगा, लोहा से बनेगा, फिर वो इंजीनियर आएगा, इंजीनियर बनाएगा, वो बनाएगा स्ट्रक्चर बनाएगा, फिर उसके बाद बनेगा। चलो कल्टीवेटर है, अब कल्टीवेटर बनाएगा तब ना जाके फसल ज्यादा होगा, फसल ज्यादा होगा तो फिर मुनाफा ज्यादा, गन्ना ज्यादा होगा, गन्ना ज्यादा होगा तो शुगर रस ज्यादा होगा तो चीनी ज्यादा बनेगा, चीनी ज्यादा होगा तो फिर मशीन बनेगा, फिर ऐसे होगा। मतलब जहां विकास ज्यादा करेगा तीनों, तो तीनों का प्रभाव एक पर जैसा पड़ेगा। बात समझ में आया। तो इससे क्या सीख लिख सकते हो कि अगर हम देखो लाइफ में ना कोई भी चीज ना एक दूसरे पर डिपेंड है। इसका मतलब मैंने कई बार बातें किया है, जिंदगी एक द्वंद है। द्वंद का मतलब उसके बिना ये नहीं है, वो है तो इसके पीछे ये भी है। मेरे बात समझ रहे हो। प्राथमिक क्षेत्र ना होता तो तृतीय क्षेत्र होगा। अब मैं कहूं कि रात है, रात ही है, रात है, दिन तो अभी तो दिन हुआ है, तो दिन भी है, इसका मतलब रात भी है, सुख भी है, वहां दुख भी है। तो जहां द्वितीय क्षेत्र है वहां तृतीय भी होगा, और जब तृतीय है तो फिर पहला भी होगा, क्योंकि तीनों एक दूसरे से क्या है, जुड़ा हुआ, कनेक्टेड है। बात समझ में आ गया। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि प्राथमिक क्षेत्र ही सबसे पहलवान बन जाए, कह दे कि भाड़ में जाए हम ही वो निकालेंगे, शुगर बनाएंगे, चीनी बनाएंगे, बाकी नहीं बनाएंगे। तो अब भाई चाचा आप शुगर नहीं, आप मीठा बना दोगे, गुड़ बना दोगे, शुगर बनाने के लिए आपको बड़े कंपनी मशीन की आवश्यकता ही होगी। बात समझ में आया। तो ये चीज है ना। आगे चलते हैं। अब आता है तीन क्षेत्रों की तुलना का आधार क्या है। तो पहला देखो, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र एवं तृतीय क्षेत्र के विविध उत्पादन कार्यों के वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। इनकी तुलना इस आधार पर कर सकते हैं, जैसे क्या है, किस क्षेत्र में उत्पादन ज्यादा है, किस क्षेत्र में उत्पादन ज्यादा है। तो किस क्षेत्र में उत्पादन ज्यादा है ये हमें डिपेंड करता है, और ये हमें सबसे पहले देखना है। किस क्षेत्र में कितने लोग काम करते हैं, सबसे ज्यादा कितने लोग क्षेत्र में, कौन सा ज्यादा क्षेत्र में काम करेगा, प्राथमिक क्षेत्र में, फिर द्वितीय में थोड़ा कम हो जाएगा, तृतीय में कम। जैसे मान लो कि आपके क्लास में अगर 60 बच्चे हैं तो कितने बच्चे इंजीनियर बनेंगे, शायद एक भी नहीं, हमारे सरकारी स्कूल वाले, ठीक है। तो डॉक्टर बनेंगे बताओ, तो शायद एक भी बन जाए, चलो एक दो बन जाए, ठीक है, पर है 60 बच्चा, उसमें से 2 बंदा बनेगा। अच्छा, व्यापारी कितना लोग होगा, शायद 5 गो, पर जितना भी है वो सब प्राथमिक क्षेत्र में जाएगा। किसानी करेगा, घर पालेगा, बच्चा पालेगा, ये करेगी वो करेगी, प्राथमिक क्षेत्र वाला में रह जाएगा है। तो जो जैसे ही आप अपनी मानसिकता जो है, दिमाग है, अपना दिमाग का इस्तेमाल करके किसी चीज का काम कर रहे हो, तो आप उसमें तृतीय क्षेत्र में आता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए क्या चीज है, किस क्षेत्र में कितने लोग काम करते हैं। अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन और कुल रोजगार की लिए दृष्टि से यह देखा कौन सा क्षेत्र बड़ा है और कौन सा कम है, ये हमें थोड़ा देखना होता है सबसे पहले। तो ये 3 सबसे बड़ी आधार है तुलना है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन सबसे ज्यादा पैसा वाला है ना। तो सबसे ज्यादा आय किसमें मिलेगा भाई, मेरे हिसाब से फर्स्ट में, मेरे हिसाब से प्रथम क्षेत्र में, तृतीय क्षेत्र में। तुम्हारे पापा किसानी बनाना चाहते हैं, जय जवान जय किसान, समझे। तो आप हरित क्रांति को सपोर्ट करिए, ठीक है। अगला, देश में प्रत्येक क्षेत्र की विविधताएं क्या है,
विविध वस्तुओं और सेवाओं की गणना कैसे होती है। तो तीनों क्षेत्रों में हजारों की संख्या में वस्तुओं अथवा सेवाओं का उत्पादन होता है, जिनकी गणना और करना असंभव है। तीनों क्षेत्रों में बहुत सारे लोग काम करते हैं। अब अर्थशास्त्रियों ने वस्तुओं और सेवाओं को मूल्य के योग को सही बताया, इसलिए तीनों क्षेत्रों में केवल अंतिम वस्तु, ध्यान रखना है आप, अंतिम वस्तु और सेवाओं का मूल्य की गणना की जाती है और उसके बाद योगफल प्राप्त होता है। चलिए, अंतिम वस्तु किसे कहते हैं? अंतिम वस्तु बात को समझो। आपने कोई एक प्रोडक्ट लिया, उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल उपभोग कर रहे हो, उसको बेच नहीं रहे, तो जो बेच नहीं रहे, उपभोग कर रहे हो, वो तुम्हारी अंतिम वस्तु हुआ। जैसे ये पेन, ये जो बंदा लाया होगा, वो बेच, जिसे मैंने खरीदा होगा, वो बनाया तो नहीं होगा, उसने कहां से खरीदा हुआ? जहां पे कंपनी होगी, वो कंपनी भी बनाया पहले, फिर इसको बेच दिया, कहा कि जाओ भाई अपना देखो, अपना मार्केटिंग करो। इस बंदे का काम है लेके इधर बेचना, उस बंदे ने भी इसका यूज नहीं किया। अब इसका मैंने इस्तेमाल किया, मैंने, तो ये कौन सी वस्तु हो गई? मैंने यूज किया, मैंने भी इसको बेचा नहीं। मैंने उसे खरीद सकता था, मैं बेच सकता था आगे, पर मैंने इसका यूज कर रहा हूं। तो जो यूज कर रहा हूं, तो मेरी कौन सी वस्तु है? अंतिम वस्तु हुआ। कौन सी वस्तु हो गया? अंतिम वस्तु, क्योंकि मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप शैम्पू लेने गए, शैम्पू आप लगा लिए मुड़ी में, आप खत्म हो गया शैम्पू, तो वो अंतिम शैम्पू था वो, ठीक है, वो अंतिम वस्तु था। जैसे अब अगला, केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की ही गणना क्यों की जाती है? दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए हमेशा केवल अंतिम वस्तुओं की, सेवाओं की गणना की जाती है कि कोई व्यक्ति अगर किसी चीज का इस्तेमाल एक बार कर ले तो वो खत्म ही हो जाएगा या उसी का हो जाएगा, क्योंकि दोहरी हो जाएगा ना। अगर मान लो कि कोई बंदा ऐसे ले रखा है और वो बेच रहा है, तो हमें पता नहीं चलेगा कि ये भी लिया है, वो भी लिया, वो भी लिया। तो बंदा, एक बंदा है, वो इतना सामान बेच रहा है, ठीक है, तो बार बार वही गिनता रहेगा, तो फिर तो पता ही नहीं चलेगा क्या सिस्टम है। दोहरी गणना की समस्या क्या? देखो, एक किसान किसी आटा मिल को 20 रुपए प्रति किलोग्राम दर से गेहूं बेचता है। किसको बेचा? बोलो। आटा मिल मालिक, तुम पता नहीं क्या सोए हो। आटा मिल मालिक को 20 रुपए प्रति किलोग्राम के दर से गेहूं बेचता है। गेहूं की पिसाई होने के बाद बिस्कुट कंपनी की आटा 25 रुपए किलोग्राम की दर से बेचा, और ई जो है, ई है 20 रुपया बेचा। किसको? मिल वाले को। मिल जानते, जो आटा चक्की में मिल है, जैसे बिल्लू चक्की वाला, 20 रुपया में दे दिया। चलो मान के चलो, थोड़ा ध्यान से अच्छे से करेंगे। मान लो कि ये हमारा शख्स है, ये आ गया, आओ इधर आओ, हेने आओ, हेने आओ, हेने आओ, इसको बुलाओ, इसको बुलाओ, इसको बुलाओ। अब ये है हमारा किसान, जो बार बार कहता है प्राथमिक क्षेत्र सबसे बड़ा यही है बंदा। देखो एक बार, देख लो इसको, देखो इसको एक बार, बार बार कहता है। तो ये किसान है ना भाई? हाँ। तो इसने क्या किया? बिल्लू चक्की वाले को कितने रुपए किलो आटा बेचा? गेहूं बेचा। मिल, आटा मिल 20 रुपए किलो आटा बेच दिया, गेहूं बेच दिया, ठीक है। अब आ गया बिल्लू चक्की वाले। अब चल भाई तुम जाओ, किसान आ गया, आओ बिल्लू वाले। बिल्लू, ये बिल्लू सांडा नहीं है, बिल्लू चक्की वाला है, ध्यान रखना। तो बिल्लू ने बिस्कुट की कंपनी मालिक को कितने रुपए में बेचा? 25 रुपया में। 25 रुपया किलो आटा बेचा, 5 रुपया वो भी तो कमाएगा। अब आगे चलते हैं, चलो आप बैठो, बिल्लू सांडा बैठ जाओ, सॉरी बिल्लू चक्की वाले। बिस्किट कंपनी आटा के साथ चीनी एवं तेल जैसी चीजों का उपयोग करती है और बिस्कुट के 4 पैकेट बनाती है, और वो बाजार में उपभोक्ता को 80 रुपया में बेचता है। अब 80 रुपया में कौन बेचा? आ जाओ, आओ, आज हम आपको कंपनी के ऑनर से मिलाते हैं। देखिए, एक कंपनी के ऑनर हमारे बराबर ही है, समझ लीजिए कि कितना कमाता है। पहले 1 किलो आटा में 25 रुपया खरीदा, भाई खरीदा ना 25 रुपये में, पर इससे 4 पैकेट बनाया बिस्किट, और वो 4 पैकेट बिस्किट मेरी गोल्ड मान के चलो, वो 1 किलो आटा का भी नहीं होगा मुश्किल से, ठीक है, 80 रुपया में बेचा। यानी सबसे मुनाफा कौन कमाएगा? ये बंदा। तो ये बंदा जो है दूसरा अंबानी का रिश्तेदार बनने वाला है। चलो, बिस्किट को बेचता है, इसलिए बिस्किट की अंतिम मूल्य को ही शामिल किया जाएगा, जिससे सभी क्षेत्रों की गणना एक साथ हो सके। तो अंतिम कितना रुपया में बिका? 80 रुपया में। तो मूल्य कितना हुआ उस प्रोडक्ट का? 80 रुपया। आ गया समझ में? अब आता है सकल घरेलू उत्पाद।
ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी आएगा बेटा, आगे क्वेश्चन में भी हम डाल रखेंगे यही चीज। किसी विशेष वर्ष में तीनों क्षेत्रों के द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य का योगफल उस वर्ष के क्षेत्र के कुल उत्पादन की जनसंख्या को जानकारी प्रदान करता है, उसे जीडीपी कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे जीडीपी जो ज्यादातर देखा था देश की कि कितनी हाई है, जिसकी जीडीपी ज्यादा हाई होगी वो ज्यादा क्या होगा, वो विकास तरक्की ज्यादा करेगा। अब जीडीपी क्या है, इसका मतलब है कि लोग ज्यादा कमा रहे हैं तो कंज्यूम कर रहे हैं तो अर्थव्यवस्था और अच्छी होगी। इसे किसी क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं जो किसी भी देश में अर्थव्यवस्था की विशालता का प्रदर्शित करता है। भारत में यह कार्य केंद्र सरकार के मंत्रालय द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? मंत्रालय, केंद्र सरकार के मंत्रालय द्वारा। अब आता है कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र क्या है? कृषि प्रणाली में परिवर्तन से अधिक उत्पादन होने लगा। तो क्या है? परिवर्तन से अधिक उत्पादन होने लगा और लोग दूसरे कार्य करने लगे, जिससे शिल्पियों कौन होते हैं? जो ज्यादातर हाथों से बनाते थे, मटका मूर्तियां बनाते, उसको शिल्पियों कहते हैं। व्यापारियों की संख्या वृद्धि हुई और साथ में लोग परिवहन, प्रशासन और सैनिक कार्य करने लगे, तो कृषि क्षेत्र में संख्या कम होने लगा, क्योंकि हर कोई लोग कहने लगे कि हमको अच्छा पैसा चाहिए, तो भाई मेरे को अब जाना है प्रशासन व्यवस्था में, आईएएस बनना है, मुझे बनना है आर्मी में जाना है, मुझे पुलिस बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर जाना है। तो जैसे जैसे भारत में लिबरलाइजेशन आता है 1981 के बाद, तो लोग प्रथम क्षेत्र को छोड़ के उस सब तृतीय क्षेत्र में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि हमारे देश में तकनीकी विकास एकदम तौर पे आता है, तो ऊपर आता है। बात समझ में आया? क्लियर है? जिसे 1991 एलपीजी कहते हैं। एलपीजी का फुल फॉर्म लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। अगले में पढ़ेंगे हम कि वैश्वीकरण क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब आता है विनिर्माण क्षेत्र क्या है। लंबे समय 100 वर्षों से अधिक, विनिर्माण का मतलब लंबे समय 100 वर्षों से अधिक के बाद विनिर्माण की नवीन प्रणाली के प्रचलन से है। कारखाने का अस्तित्व में आए जो लोग पहले खेतों में काम करते थे, उनमें से बहुत से अधिक लोग अब कारखानों में काम करने लगे हैं। कुल उत्पादन और रोजगार की दृष्टि से द्वितीय क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण हो गया। जैसे ही आप देखा होगा कि 1980 में या 1981 के बाद लोग ज्यादातर कारखानों में काम करना पसंद करते हैं और प्राथमिक क्षेत्र में कम। अब आया समझ में? जैसे हमारे पेरेंट्स क्या दिल्ली में रह के यमुना पार में खेती करने जाते हैं? नहीं। तो क्या करते हैं? कारखानों में काम करते हैं। क्या करते हैं? कारखानों में काम करते हैं। कारखानों का मतलब ये नहीं, मतलब कारखानों का मतलब अभी जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है उसमें काम करते हैं। अब आता है तृतीय क्षेत्र। देखो, ठीक है, तृतीय क्षेत्र, ठीक है। विगत 100 वर्षों में, अब 100 वर्षों में देखो तृतीय क्षेत्र कितना ज्यादा पावरफुल हो गया है। कितने वर्षों में? 100 वर्षों में विकसित देशों के द्वितीय क्षेत्र से तृतीय क्षेत्र की ओर पुनः बदलाव हुआ है। कुल उत्पादन की दृष्टि से सेवा के क्षेत्र का महत्व बढ़ गया है। अधिकांश श्रमजीवी लोग, ठीक है, सेवा के क्षेत्र में नियोजित और विकसित पेशों के में यही सामान्य लक्षण देखे जाते हैं। तृतीय क्षेत्र का बढ़ता प्रभाव क्या है? पेपर में आएगा, मैं क्वेश्चन भी दे रखा हूं, यही ध्यान से पढ़ लेना, सुन लेना, इसका मैं क्वेश्चन दिया हूं आगे। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन में अगर होगा तो दिखा देता हूं, वरना बाद में कहोगे क्या कि भैया आपने क्वेश्चन दे दिए, आपने बोले नहीं। ये देखो तृतीय क्षेत्र के बढ़ता प्रभाव, ये देखो है ना क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दे रखा हूं, तो यही वाला थोड़ा ध्यान से रखना। तो कौन सा पेज पे था भाई? चौथा पे था ना? हाँ। अब देखो, भारत में पिछले 50 वर्षों में यद्यपि सभी क्षेत्रों को उत्पादन वृद्धि हुई है, 50 वर्ष में बहुत तेजी से तुम देखोगे तृतीय क्षेत्र में वृद्धि हुई है, परंतु सबसे अधिक वृद्धि क्षेत्र तृतीय क्षेत्र में हुआ है। तृतीय क्षेत्र इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इसका कई सारे कारण है। पहला, प्रथम कारण क्या है? किसी भी देश में अनेक सेवाओं और जैसे अस्पताल, शैक्षणिक संस्थाएं, डाक एवं जो है तार कंपनियां इत्यादि, स्टील की कंपनियां आवश्यकता होती है। इन्हें बुनियादी सेवाएं माना जाता है, जो किसी विकासशील देश कंपनी इत्यादि आवश्यकता होती है। इन्हें बुनियादी विकासशील देश के लिए इन सेवाओं के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी सरकार उठाती है, और वो क्या करते हैं? वो आगे चल के ज्यादा लोगों को अपने कंपनी में डालती है। एग्जाम्पल के लिए
अमेरिका, लंदन में तुम वहां पे ना जितने भी ट्रेन जो बना है ना, ट्रेन का ट्रैक, वो सारा ना, पता है कौन सा कंपनी है? टाटा स्टील। लंदन के ट्रेन के जो ट्रैक है लोहे का, वो टाटा स्टील का बना हुआ है, कंपनी का बना हुआ है। स्टील का मतलब टाटा स्टील ने उस लोहे को बनाया है। सोचो, अब भाई कंपनी फॉरेन में चल रहा है टाटा का, तो भाई लोग भी चाहिए ना काम करने वाले अच्छे लोग, तभी तो आएगा। तो क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे अब लोगों के पास क्या आने लगी, नई नई चीज। जैसे आप लोगों के पास आया, थोड़ा आए तो कहने लगा हमको ट्रेन चाहिए बढ़िया वाला जो स्पीड भागे एकदम तेजी से, तो बुलेट ट्रेन आ गया चाइना में। देखो भारत ने भी यही जुगाड़ लगाया, भारत ने अब लाया वंदे भारत, अमृत भारत एक्सप्रेस, अमृत काल भारत एक्सप्रेस। थोड़ी महंगी होगी, तीर्थ क्षेत्र थोड़ी महंगी है पर सुविधाजनक है। क्लियर है? अगला, द्वितीय द्वितीय कारण क्या है? कृषि एवं उद्योग के विकास से परिवहन, व्यापार, भंडारण जैसे सेवाओं का विकास होता है, और प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र का विकास जितना अधिक होगा, सेवाएं की मांग उतनी ही अधिक होगी। जैसे मान लो कि अगर प्राथमिक क्षेत्र को अगर मुझे बढ़ाना है, तो मुझे तृतीय क्षेत्र का सहारा लेना होगा। कैसे, कोई मुझे बताएगा? जैसे कि हम तृतीय क्षेत्र को बढ़ाना है, प्रथम क्षेत्र को बढ़ाना है मुझे, तो तृतीय क्षेत्र किस तरह मुझे मदद करेगा? ट्रैक्टर होना है। यस, तो सबसे पहले तकनीक है ना, अगर उसमें बंदे जाएंगे तो ट्रैक्टर बनाएंगे बढ़िया, है ना, कंबाइन बना देंगे तो मैं ज्यादा खेती कर लूंगा, और एक ही लोग काफी है। एक बार ट्रैक्टर लगा दिया सीधा, ले भाई इतना सीधा 1 एकड़ बो दिया तुरंत। तो क्या हुआ, पहले लोग ज्यादा बोते थे, प्रचंड बेरोजगारी था, है ना। गुड। तृतीय क्षेत्र जैसे जैसे आय बढ़ती है, कुछ लोग अन्य कई सेवाओं जैसे रेस्टोरेंट, रेस्तरां को बोलते हैं रेस्टोरेंट, ठीक है, पर्यटन, शॉपिंग, निजी अस्पताल, निजी विद्यालय, है ना, व्यावसायिक प्रशिक्षण इत्यादि की मांग शुरू हो जाती है, क्योंकि लोगों के पास एक अच्छी आय है तो अच्छा पढ़ाई भी चाहिए। क्लियर है? अब जैसे मान लो आप कुछ आके पैसा दे देते, आप पढ़ रहे हो आराम से बोर्ड पे, आप स्कूल में आपके क्लास में ऐसा बोर्ड नहीं है, तो आप यहाँ पे आए, थोड़ा बढ़ा, लोगों को लगा कि ऐसा बात है, तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है तृतीय क्षेत्र का प्रभाव। विशेषकर बड़े नगरों में परिवर्तन को देख सकते हैं। चतुर्थ क्या है? विगत दशकों में सूचना और संचार का बड़ा निकला है। सोशल मीडिया देखो, तकनीकी तौर पर देखो, आजकल एक बार सोशल मीडिया में फेमस होता है तो लोग उसको स्टार ही मान लेता है, चाहे वो पुनीत हो चाहे कोई भी हो, ठीक है। बेरोजगारी, बेरोजगारी वह स्थिति है जब लोग काम करने की इच्छा और क्षमता रखते हैं, लेकिन उसके पास कोई काम पाने का कोई अवसर नहीं मिलता। अर्थव्यवस्था तीनों क्षेत्रों में देखने को मिलता है, बेरोजगारी तो तीनों क्षेत्र में मिलता है। जैसे कृषि के क्षेत्र में कैसा दिखता है, कृषि की आवश्यकता में अधिक लोग लगे हैं। यदि आप कुछ लोगों के लिए कृषि क्षेत्र में हटा देते हैं, तब भी उत्पादन के प्रभावित नहीं होगा। जहां लोग प्रत्यक्ष रूप से काम कर रहे हैं लेकिन सभी अपने क्षमता से कम काम करते हैं, इसे अल्प या प्रछन्न बेरोजगारी भी कहा जाता है। पेपर में आएगा। प्रछन्न बेरोजगारी क्या है? कि एक खेत है जिसके अंदर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, पर असल में उतना लोग काम नहीं भी करेगा तो खेत चलेगा, सही चलेगा। तो गांव में देखा होगा 5 लोग आके किरौनी कर रहा है ना। शहरों में सेवा के क्षेत्र में अल्प अल्प बेरोजगारी देखने को मिलती है। हजारों अनियमित श्रमिक होते हैं और दैनिक रोजगार की तलाश करते हैं, जैसे प्लम्बर हमारे भारत में अभी भी। तो जाके देखो रोहित हार्डवेयर पे प्लम्बर वाला बेचारा बैठल रहता है। कोई आएगा तो ठीक है, बिजली वाला को देखोगे तो बिजली वाले दुकान के पास, मंगल के पास, दीप के पास चले जाओ, है ना, तो वहां पे बंदा बिजली वाला होगा। कोई आएगा, नंबर लिख देता है, ये है फन्ना है ये, पर उसे काम मिल जाता है। कोई भी आता रहता है, हाँ भाई कोई बिजली वाला है, चलो भाई आ जा फिटिंग कर दे। तो वो एक बार कोई 2 बंदे को मिल गया तो उसी में वो लग जाता, तो कमा लेता है। तो पहला है प्लम्बर। पेंटर, अच्छा पेंटर भी बेचारा, उसका जब दीपावली होता है, कोई त्योहार आता है, तो पेंटर का भी काम दबा के चलता है सीजन वाइज, है ना। और उसके बाद मरम्मत कार्य, सड़कों पर ठेला वाला चलाने वाला, इन्हें भी हमेशा रोजगार नहीं मिलता है। अच्छा जैसे मान लो कि जो जैकेट वाला है ये, तो इसके पास मैं गया तो ये देखा कि साला 3 महीना पहले ये चप्पल बेचता था, उससे 2 महीना पहले वो हाफ पैंट बेचता था, उससे 2 महीना पहले अभी ठंडा में गंजी और बनियान बेचता था। तो हमने बोला कि जो चप्पलवा काहे नहीं लाया अभी चप्पलवा, तो कह रहा है ठंडा के समय चप्पल पहनेगा। तो हम लोग ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। तो थोड़ा बस सीजन वाइज समझता है कि मैं बेरोजगारी ना रह जाऊं, तब तक जो सीजन है उसी में ढल जाना चाहिए। मैंने उससे ये सीखा, ठीक है।
अतिरिक्त रोजगार की कुछ तरीके क्या है? सरकार के कुछ मुद्रा व्यय कर सकते हैं, खर्च कर सकती हैं। बैंक ऋण दे प्रदान कर सकती हैं, आप बैंकों से ऋण ले लो। किसानों को सस्ते कृषि साख प्रदान ऋण की जरूरत पड़ती है। अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में उन उद्योगों और सेवाओं की पहचान करना, उन्हें बढ़ावा देना जिसमें बहुत से लोग काम कर सकते हैं, जहां बहुत से अधिक लोग नियोजित किए जा सके, उसमें जोड़ा जा सके। जैसे सड़कें कहीं बन रही हैं, पुलें बन रही है, रेलवे अन्य बुनियादी ढांचे निर्माण हो रहे हैं, वहां पे कुछ गाँव के लोगों को बुला लो, उसको रोजगार दे दो, है ना, क्योंकि सरकार के पास तो बहुत सारे ऐसे रेलवे का काम आता ही रहता है। अगला, संगठित क्षेत्र की सुविधाएं क्या है, असंगठित की सुविधाएं क्या है? अब संगठित क्षेत्र में क्या है, वेतन है वो छुट्टी, अवकाश यानी छुट्टियां उठिए, भुगतान, भविष्य निधि, सेवानुदान, रिटायरमेंट के बाद सब चीज मिलता है। वे चिकित्सीय लाभ पाने के लिए हकदार होते हैं। ये नियमों के अनुसार कारखानों मालिक के पेयजल और सुरक्षित कार्य परिवहन जैसे सुविधाएं सुनिश्चित करना होता है। और जब वे सेवानिवृत्त रिटायर हो जाता है तो उसे पेंशन भी प्राप्त होता है, उसे कहते हैं संगठित क्षेत्र। अर्थात है पेयजल का मतलब पानी वानी पीने की व्यवस्था। संगठित क्षेत्र को कहते हैं सरकारी नौकरी, क्या बोलेंगे, वाला, सरकारी नौकरी वाला उसको कहते हैं। से सरकारी नौकरी वाला, से संगठित क्षेत्र। तो ध्यान रख लेना, ये भूल ही नहीं पाओगे, एक बार ध्यान रखना संगठित क्षेत्र को याद करने के लिए। से सरकारी नौकरी वाला और से संगठित क्षेत्र। सरकारी नौकरी वाला कौन है? तुम्हारे टीचर, सरकारी वाले जो आते हैं आराम से और एक दो क्लास हो गया, बैठ गए स्टाफ रूम में मूंगफली खा रहे हैं, आज जाड़ा है, बच्चों ठंडी बहुत है, तुमसे चलो होमवर्क कर लो 1 तारीख को तो 1 लाख आनी है। हाँ, मुझे क्या करना। आगे आ गया संगठित क्षेत्र। असंगठित में बेचारा, जैसे मैंने एक वीडियो भी डाली थी इसी के ऊपर, असंगठित से कोई निश्चित नहीं होता है, जिसका बेचारे का सैलरी भी कम होता है। जैसे हमारा बहुत सैलरी कम है, हम सरकारी नौकरी वाले जितना हम कभी कमा ही नहीं सकते, है ना, पर क्या कर सकते हैं बाकी। और वो भी है, देखो अभी गर्मी छुट्टी आएगा तो हम भी बेरोजगार हो जाएंगे, प्रचंड बेरोजगार हो जाएंगे, तो हम भी गर्मी छुट्टी में जाके कहीं कोई काम वाम करेंगे, है ना। तो हमारे भी स्थिति गंभीर है, पर कोई बात नहीं बेटा, एक दिन पूरा सरकारी चेंज कर डालेगी। आगे चलो, है ना, सिस्टम ही ला देंगे सीधा। क्यों? क्योंकि तुम सिस्टम के नीचे काम करते हो, हम सिस्टम के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। संगठित क्षेत्र के सरकारी नियंत्रण से बाहर आते क्षेत्रों में नियमों और विनियमों से होता है, परंतु उनका अनुपालन नहीं होता है। वे कम वेतन वाले रोजगार प्राय नियमित नहीं होती हैं। जैसे हमें सवेतन छुट्टी भी नहीं मिलती, देखो हमको कोई छुट्टी भी नहीं देता है, छुट्टी नहीं देता है, तो जा रहा हूँ घूमने। जिसको बोलना है बोल देना। 2 दिन की सैलरी कट जाएगी, सैलरी कट जाएगी 2 दिन। हाँ भाई, 2 दिन जा रहा हूँ, सैलरी कट जाएगी, ठीक है। बीमारी के कारण छुट्टी इत्यादि का कोई प्रावधान नहीं है। रोजगार सुरक्षित नहीं है, श्रमिकों को बिना किसी भी कारण काम से हटाया जा सकता है, और कुछ मौसम तक काम कम हो जाते हैं और कुछ लोगों के काम। ये बिल्कुल असंगठित जैसे सुनना तो मेरे को याद कर देना विजय भैया। संगठित क्षेत्र का मतलब तुम्हारे सरकारी स्कूल के टीचर, और असंगठित का मतलब विजय भैया। जैसे विजय भैया क्या है, बेचारा का कोई छुट्टी नहीं देता है, कम वेतन है, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का संरक्षण कैसे किया जा सकता है? अब देखो क्या है, बेरोजगारी के चलते लोग असंगठित क्षेत्र में काम करने के लिए विवश होते हैं। अब देखो क्या है, असंगठित क्षेत्र के लोग काम करने के लिए विवश होते हैं, जहां बहुत कम वेतन मिलता है और कार्य नियमित नहीं मिलता है। ग्रामीण क्षेत्र में असंगठित क्षेत्र का मुख्य भूमिहीन किसान, जिसका भूमि नहीं है, जैसे श्रमिक, छोटे और सीमांत किसान, जिसको बिल्कुल वैसा है, बिल्कुल जमीन भी नहीं है। फसल बटाईदारों, कारीगरों और जैसे बुनकरों, लुहार, बढ़ई और सुनार, ये सब रचित है, ये सब असंगठित क्षेत्र का, आज है कल नहीं मिलेगा, ये सब है। इनको जो भी है कम दाम में भी काम करना पड़ता है, ठीक है। शहरी और क्षेत्रों में असंगठित क्षेत्र का मुख्य क्या है? शहरी में क्या, लघु उद्योग के श्रमिकों को, लघु उद्योग कौन होता है? जैसे छोटा मोटा उद्योग जैसे मटका वाला है, निर्माण, व्यापार एवं परिवहन के कार्यरत आकस्मिक श्रमिकों तथा सड़कों पर विक्रेता के काम करने वाला, जैसे मैंने अभी बताया ना सनी बाजार वाला, सिर पर बोझा उठाने वाला श्रमिकों, वस्त्र निर्माण करने वालों, है ना, कबाड़ उठाने वालों,
सुरक्षित, ये सब क्या असंगठित, आज है नहीं है कल नहीं मिलेगा। आज अगर जा रहे हैं रास्ते में अगर मिल गया कबाड़ी तो बढ़िया बिल लेंगे, नहीं हुआ तो नहीं बिलेंगे, सिंपल सी बात है ना। तो इसका भी विचार देखो, हमारी स्थिति जो असंगठित वाले की स्थिति है वो है कबाड़ी वाला के बराबर, आज है तो कल नहीं है। पर ध्यान देना, एक सरकारी नौकरी वाला से ज्यादा अमीर कबाड़ी वाला होता है ना। एक करमपुरा में हमारा ऐसे सामने उधर है नाले के साइड में, वो वहां पे भाई तुम देखना एक हफ्ते में 1 ट्रक जाता है माल, और वो माल कोई 20,000 का नहीं होता है, वो शायद लाखों का होता है। एक हफ्ते की बात बता रहा हूँ। तुम कहोगे हैं भैया पढ़ा क्या रहे हो, तो चलो 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 कबाड़ी का काम शुरू करते हैं, सिंपल सी बात है। सोच रहे हो, समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो भाई बहुत तगड़ा है। और जो लड़कियां सोचती हैं ना कि भाई क्या इसमें, तो वही कबाड़ी वाला से कोई अगर पैसा वाला है तो शादी कर लो, तो उसके पास भी पैसा आ जाता है, क्या दिक्कत है। पर लड़का को तो कबाड़ी वाला काम भी करना पड़ता है। हम यह भी है वहां पाते हैं कि बहुसंख्यक श्रमिकों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जातियों से हैं जो असंगठित क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त करते हैं। अब आता है स्वामित्व के आधार पर क्या है, क्षेत्रक। स्वामित्व के आधार पर क्षेत्रक, पहला आता है सार्वजनिक क्षेत्रक और दूसरा आता है निजी क्षेत्रक। सामाजिक क्षेत्र के अधिकांश परिसंपत्ति सरकार के अंडर में होता है, जैसे रेलवे, डाकघर, ये सब होता है। सार्वजनिक क्षेत्र में ध्येय केवल लाभ कमाना नहीं होता है, बल्कि सामाजिक कल्याण, सामाजिक न्याय देना होता है। जैसे सड़कें, पुलें, रेलवे, बिजली आदि ये सब है सरकार के अंडर में होता है। निजी क्षेत्र क्या होता है, जिसमें परिसंपत्ति एक स्वामित्व एक व्यक्ति होता है, जिसका जिम्मेदारी एकल व्यक्ति के पास होता है, कंपनी के हाथों होता है। जैसे टाटा आयरन स्टील कंपनी आ गया ना, किसको, अथवा रिलायंस कंपनी अपने घर के लिए करता है, अपने निजी क्षेत्रों में गतिविधियों का ध्येय होता है। ये सारा चीज क्या है, निजी क्षेत्र आ गया। बात समझ, निजी है ना, प्राइवेट। जैसे अच्छा मान लो ये मेरा कोचिंग है, तो ये कौन है, सामाजिक है, सार्वजनिक है या निजी है? निजी है। निजी कैसे हुआ, यहाँ जो भी आता है, यहाँ जो भी बच्चा आता है चाय बनाने लग जाता है, जो भी आता है गद्दा फाड़ देता है। मेरा ईयरबड्स ही लेके चला गया, बोला सार्वजनिक है। वो वहां पे देखा हूं तो चार्जर का वो जो नहीं आता पीछे, केबल, डाटा केबल ही गायब है। सोचो, पेन 4-5 पेन ले जाओ, सरकारी पेन है, कोई बात नहीं, सरकार का है। तो मुझे समझ नहीं आता कि हमारा जो संस्थान है वो निजी है या सार्वजनिक है। दोनों के बीच, दोनों ये भैया दोनों ये बीच का है, मतलब कुछ भी। अब पता नहीं ऐसा क्यों है यार। अब बच्चों को यार तो मैंने बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रखा है, पर यह है कि जब मिलता तो मारता भी बहुत ज्यादा हूँ, फिर भी यार अलग ही है। मार देता तो भी करते भैया चाय पिला दो, वो इंस्टाग्राम पे आकर कहते जूस पिला दो, तो कहते भैया बस चाय पिला दो, वो भी दूध वाला। मैंने लगा जब दूध ही नहीं है लेकर आता। एक बच्चे ने रात को कहा, कॉल किया तो कहा कि भैया दूध लेके आता हूँ। मैंने लगा चलो लेके आएगा पैकेट वाला, पर वो साला नीचे भंडारा में बट रहा था दूध। कह रहा था कि लाओ रख देते हैं आपके और कल चाय बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम लग चलो देख लो भाई। भाई अलग ही किस्म के लोग हैं यार, मतलब क्या भाई, मतलब क्या भाई। कुछ हो रही है। चलो आगे देखते हैं। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखोगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कृषि और डेयरी, मत्स्य पालन और वानिकी उदाहरण क्या है। अच्छा कौन सा आता है, कृषि, मत्स्य, ये सब कौन से में आता है भाई, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, और इनमें से कोई नहीं, बताओ। प्राथमिक, चलो ठीक है, आंसर आ गया प्राथमिक। अच्छा दूसरा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय क्षेत्र में के अंतर्गत आता है। पहला परिवहन, संचार, बताओ भाई। ऊपर करना नीचे भी है, और तो करो का खा दोनों आएंगे भैया, दोनों क ख परिवहन और संचार दोनों आएगा, ये आंसर है पूरा देखने के लिए। अच्छा देश में आधे से अधिक श्रमिक जो है, अब आंसर नहीं लिख रखा हूं, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं मुख्य रूप से, वो कौन सा में है बताओ। प्राथमिक क्षेत्र में काम कर रहा है तो कौन सा आंसर होगा, मछली पकड़ना, खनन है, कृषि है, कोई नहीं, बताओ भाई। कृषि है भैया, कृषि है, ठीक है।
संगठित क्षेत्र में संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, बताओ। पहला संगठित, बताओ कौन सा इनमें से संगठित क्षेत्र का संबंध, मतलब तो खाली उपरोक्त सभी कैसे है बता दे। भैया वो डी दे रखा है ना अपने आंसर। आंसर दिख रहा है, वो आंसर गलत है, वो गलत है। कौन सा है बता, है भैया कौन सा है, पढ़ने तो दो। आप पढ़। संगठित क्षेत्र का संबंध किससे है, देखो पहला देखो कि सबसे पहले कौन नहीं है, पहले नहीं है कौन है, देखो पहले संगठित क्षेत्र के श्रमिकों का रोजगार का सुरक्षा प्राप्त होता है। संगठित क्षेत्र में रोजगार सुरक्षा होता है, यस होता है, होता है, ये भी ठीक है। निम्नलिखित में से निश्चित घंटों का काम होता है, हाँ ये भी होता है। यदि वे अधिक अधिक काम करते हैं तो नियोक्ता के उन्हें ओवर टाइम का भुगतान मिलता है, मिलता है। उपयुक्त सभी, हाँ उपयुक्त सभी, यही आंसर है। असंगठित क्षेत्र में विशेषता छोटी और बिखरी हुई इकाई और जो बड़े पैमाने पर आता है। असंगठित में क्या आ रहा है, असंगठित में क्या आ रहा है, नियोक्ता नियंत्रण किससे, असंगठित क्षेत्र को कौन नियंत्रण करता है, नियोक्ता, निजी व्यक्ति, कर्मचारी। असंगठित क्षेत्र की विशेषता छोटी या बिखरी हुई इकाइयां हैं जो बड़े पैमानों पर बाहर है और नियंत्रण से है। असंगठित बोलेगा, असंगठित सरकार बाहर के जो अपने निजी कंपनी, हाँ तो वो जितने भी है होगा तो निजी में, पर नियम रेगुलेशन तो सरकार ही करती है, इसलिए हमारे भारत थोड़ा दिक्कत है यार, इसीलिए सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का उद्देश्य क्या होता है, बताओ। सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य जो है क्या होता है, बताओ मुझे। है सोसाइटी के लिए तुम ना आंसर पर बेचारा देख रखे हो, बताओ, आप बताओ। मैं बता दूं, हाँ मनोरंजन सार्वजनिक क्षेत्र में, ये सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य क्या है, सामाजिक कल्याण और सुरक्षा। लाभ कमाना, मनोरंजन करना और सामाजिक कल्याण, उपयोग में से कोई नहीं। सामाजिक कल्याण और सुरक्षा, सामाजिक कल्याण और सुरक्षा निम्नलिखित, हाँ प्रछन्न बेरोजगार जो के नाम से जाना जाता है, कौन सा बताओ। आजा आजा बेटा, नहीं नहीं तू आजा, तू खाली आंसर इसमें लिखा हुआ है तुरंत बोल देता है। नहीं नहीं आजा 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 आजा, जल्दी आजा, जल्दी आजा, जल्दी आजा, जल्दी आ जाओ, आ जाओ आ जाओ। अब मुझे समझाएगा अल्प रोजगार क्या होता है, चलो बताओ। होता क्या है अल्प रोजगार क्या होता है। अल्प रोजगार जिसमें एक खेत होता है, जिसमें कि एक खेत होता है उसमें कई लोग काम कर रहे हैं, थोड़ा सा आ रहा है। हाँ अल्प रोजगार बताया, फेमस हो जाएगा, फेमस कर दो इसको। हाँ छोड़ो बता, हाँ अल्प रोजगार, उधर जाओ, उधर जाओ, क्यों हो जाओ, यही तो बोल रहा अल्प बेरोजगार उसे कहते हैं जिसमें कि एक खेत है उसमें 4 किसान काम कर रहे हैं, 2 करेंगे तब पर भी काम चल जाएगा, वैसे काम चलेगा, पर 4 लोग कर रहे हैं, उसे अल्प बेरोजगारी कहते हैं। अल्प बेरोजगारी तो रोजगार कहते हैं। अच्छा प्रछन्न रोजगार क्या होता है। प्रछन्न और अल्प दोनों एक ही होते हैं, नाम बस सिर्फ अलग अलग कर रखा है। सही बता, सही बता, सही बोल रहा है ये, सही बोल रहा हूँ, इससे पूछ रहा हूँ। हेमा मालिनी बताओ। मैं बताऊं आप कैसे सही बोल रहे हो। हाँ अभी तो पढ़ाया था, बताओ भाई, अभी तो पढ़ाया था यार, तुम भूल गई मिस मैडम। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा उस श्रमिक के लिए लागू नहीं होता जो संगठित क्षेत्र से काम करता है। तो संगठित क्षेत्र से काम करता नहीं होता तो भुगतान नहीं होता है, भुगतान नहीं मिलता, छुट्टियां, उसे छुट्टी के लिए भुगतान नहीं मिलता संगठित क्षेत्र में। बात समझ ना, ये होगा कौन सा उस श्रमिक के लिए लागू नहीं होता है जो संगठित क्षेत्र में काम करता है, तो उसे उस महीने के अंत में नियमित वेतन मिलता है, तो वो तो मिलता है। लागू नहीं होता वो कह रहा है ना, तो कह रहा है उसकी छुट्टी के लिए भुगतान नहीं किया जा सकता। भाई छुट्टी करता है फिर भी उसको भुगतान मिलता है सरकारी नौकरी में, ठीक है। तो ये है आंसर इसका, बाकी सब तो मिलता है, भत्ता मिलता है, उसे नियुक्ति पत्र मिलता है, सब कुछ तो मिलता है। तो कलर कर रखा है, दिक्कत हुई तो वही तो दिक्कत है ना, गलती गलती। मैंने नोटिस किया मैंने पहले कर लिया। बात क्या है ना कि जब मैं आंसर लिख रहा था ना तो मैंने सोचा ना पूरा लिखूंगा तो पहचान जाएगा, तो मैंने खाली बी एक और खाली मार दिया डार्क। मैं जीडीपी के फुल फॉर्म पूछ लूं अभी। हाँ जीडीपी का फुल फॉर्म बताओ कोई, तो जीडीपी का बताया। हाँ हाँ सकल घरेलू उत्पाद,
BMI की होती है BMI बॉडी मास इंडेक्स। निम्नलिखित में से कौन सा असंगठित क्षेत्र की गतिविधियों में नहीं है? तो कौन सा नहीं है? पहला देखो, केंद्रीय विद्यालय में कक्षा लेता है शिक्षक, वो संगठित क्षेत्र से है, तो ये तो नहीं है। सरकारी अस्पताल में कार्यरत नर्स, सरकारी अस्पताल में ना, तो ये भी नहीं है। अच्छा, नीचे तो नहीं, डाकघर में काम करने वाला क्लर्क, ये भी नहीं है। अपने खेत में सिंचाई करने वाला, ये है असंगठित क्षेत्र से। तो ये है, क्योंकि असंगठित क्षेत्र से एक गतिविधि में है, तो ये बोला है कौन सा नहीं है, तो ये नहीं है ना संगठित क्षेत्र से। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां नहीं है? तो बताओ, प्राथमिक क्षेत्र से नहीं है। पहला, दूध दुहना, मछली पकड़ना, चीनी बनाना, खेती करना। बताओ भाई, आंसर तो पहले ही देख लेते हो तुम सब। चलो अगला, संगठित क्षेत्र असंगठित क्षेत्र में अंतर क्या है, और तृतीय क्षेत्र बढ़ता क्यों नजर आ रहा है, प्रभाव और सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में अंतर क्या है? बस ये क्वेश्चन करके दिखाना है, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बस अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बस लाइक करें, कमेंट करें यार, फाड़ दो, बस मजा आ जाए। हाँ, जो भी करना है करो, बस सब्सक्राइबर बढ़नी चाहिए।